हॉटलिस्ट हस्बैंड। अब जैसे ही दादाजी और उन चारों ने इस तरह से अरमान के कमरे से बंदूक की आवाज सुनी तो चारों पूरी तरह से घबरा गए। वहीं आहान तो मानो एक जगह पत्थर के जैसा जम चुका था। वो सब अरमान के कमरे की ओर भागे। वही दादाजी अब पसीना पसीना हो गए। उनके पूरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो दौड़कर जल्दी से अरमान के कमरे में पहुंच जाए, लेकिन फिर भी एक नज़र आस्था की ओर देखते हुए जल्दी ही वो अरमान के कमरे में पहुंच चुके थे। और जैसे वो वहां गए, उन्होंने देखा कि अरमान का पूरा शानदार मास्टर बेडरूम, वो पूरा कबाड़ खाना बन चुका था। उन सब के बीच में अरमान घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ एक तक उस दिशा में देख रहा था जिस दिशा में उसने रैंडमली लगातार 3 फायर किए थे। दादाजी धीरे धीरे चलकर वहां तक आ गए। उन्होंने ये सब देखा तो उनकी जान में जान आई कि कम से कम अरमान को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अरमान के हाथ से खून निकल रहा था। ये बात किसी से छुपी नहीं रही। वही दादाजी जो मुश्किल से जैसे तैसे वहां तक पहुंचे थे, बुरी तरह से उनकी सांस उखड़ने लगी थी। आकाश, सुमित, ध्रुव जल्दी दादाजी को संभालने की कोशिश करने लगे। वहीं आहान तो पत्थर के जैसा जमा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एक पल को ऐसा लगा मानो कि उसने अपने अरमान भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया हूँ। अरमान ने शुरू से ही आहान का बच्चे की तरह बहुत ख्याल रखता था। आहान जो कि अरमान का कजिन था, लेकिन बचपन से ही वो अरमान के साथ ही रहा था। अपने माँ बाप से भी ज्यादा अगर उसे किसी से मोहब्बत थी तो सिर्फ और सिर्फ अरमान से। तो आज अरमान की ऐसी हालत देखकर उसका शरीर पत्थर के जैसा जम चुका था। वेल, अब दादा जी की इस तरह से सांसें उखड़ने पर अरमान कानों में उन तीनों की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। आकाश ने थोड़े से तेज आवाज में अरमान से कहा, ये क्या है तूने? अरमान, देखो दादाजी को क्या हो रहा है। अरमान, होश में आओ, यहाँ देखो। ऐसा कहकर जब वह तीनों थोड़ा सा चिल्लाने लगे, तब जाकर अरमान अपने सेंस में आया। और जैसे उसने इस तरह से अपने दादाजी की सांस उखड़ते हुए देखा तो डर से उसकी हालत अब खराब हो रही थी। जल्दी उसने ध्रुव से कहा था, ध्रुव जल्दी करो, गाड़ी निकालो, हमें अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल जाएंगे। उस वक्त वो तीनों अरमान को देख रहे थे। उन्हें अरमान पर काफी तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आज जो दादा जी और आहान की जो हालात है, सिर्फ और सिर्फ अरमान की वजह से ही है। वही दादाजी को अस्पताल लेकर जाते वक्त जैसे ही अरमान की नज़र आहान पर पड़ी तो थोड़ी देर के लिए वह रुका और तुरंत उसके पास जाकर उसने आहान गले से लगा लिया। अरमान का साथ पाकर आहान फूट फूट कर रो दिया। कुछ पल सभी थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गए, लेकिन इस बीच दादा जी की बढ़ती हुई सांसों का महसूस कर एक बार फिर सबका ध्यान दादाजी पर चला गया और सभी जल्दी ही अस्पताल की ओर जाने के लिए रवाना हो चुके थे। वही अरमान और बाकी सब जब दादा जी को सीढ़ियों से लेकर नीचे आ रहे थे, एक एक करके सबकी नज़र आस्था पर पड़ रही थी, क्योंकि आस्था अभी तक बेहोशी में हॉल के सोफे पर ही लेटे हुई थी। सबसे आखिर में अरमान की नज़र आस्था पर पड़ी। उसने बड़े ही गुस्से और नफरत से आस्था की ओर देखा, क्योंकि दादाजी की हालत का जिम्मेदार वो सिर्फ और सिर्फ आस्था को ही मान रहा था। वहीं आकाश ने समझदारी दिखाते हुए देव को सिंघानिया मेंशन में रोकने के लिए कह दिया था, क्योंकि किसी भी पल आस्था को होश आ सकता था, और अगर आस्था को होश आता है तो उसके बाद वो सबको घर में ना पाकर वो परेशान हो सकती थी। तो इसलिए उन्होंने देव को समझा दिया कि आस्था के होश में आने पर वो उसे बता दे कि सब ठीक है, सिर्फ दादाजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। ऐसा से कहकर वह लोग जल्दी ही वहां से निकल चुके थे। वे जल्दी ही अरमान उन चारों समेत दादा जी को लेकर अस्पताल की ओर रवाना हो चुका था। साथ साथ अरमान सिंघानिया की गाड़ी के आगे पीछे कम से कम 4 से 5 गाड़ियां और चलने लगी थी। उन सभी में उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, क्योंकि अरमान सिंघानिया की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट था, जिसकी वजह से कोई भी आम आदमी उस तक नहीं पहुंच पाता। जल्दी ही वो सब अब शहर के मशहूर हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे और दादा जी का इमरजेंसी रूम में इलाज के लिए ले जाने लगे। वहीं दूसरी ओर उनके जाने की कुछ देर बाद आस्था को होश आने गया। आस्था की आंखें जैसे ही खुली वो तुरंत हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। कहीं ना कहीं उसकी आंखों के सामने बार बार अरमान का गुस्से वाला चेहरा नजर आ रहा था। आस्था का सर बहुत ज्यादा दुख रहा था। तभी उसे अपने आसपास कुछ जरूरत से ज्यादा ही
खामोशी महसूस हुई। आस्था ने अपने चारों तरफ अच्छी तरह से देखा। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि इस वक्त इतने बड़े हॉल में वह अकेली है। तब आस्था ने अपने चारों तरफ इधर उधर अच्छी तरह से देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। और तभी उसने हल्के से आवाज लगाई, दादाजी। दादाजी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तब आस्था ने आगे, आहान जी, आकाश जी, ध्रुव भैया, सभी को एक एक करके आवाज लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन किसी ने भी किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त कोई भी वहां मौजूद नहीं था। आस्था अब पूरे घर में उन्हें ढूंढते हुए दरवाजे से जैसे ही बाहर जाने लगी, अचानक से देव ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। आस्था उस अजनबी से लड़के को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो दिखने में बड़ा ही डैशिंग और स्मार्ट था, और बिल्कुल वेल मैनर्स तरीके से उसने कपड़े पहन रखे थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह भी कोई ना कोई खास आदमी था। तब आस्था ने उसकी ओर देखकर कहा, जी आप कौन हैं? जिस तरह से उसने अनजाने में अरमान के साथ बदतमीजी करी थी, तो कहीं ना कहीं आस्था इस बार थोड़ी सी सावधानी बरत रही थी। इसीलिए अब वह किसी के साथ भी इस तरह से बदतमीजी नहीं करना चाहती थी। तो इसीलिए वह देव से सीधे सीधे तरीके से पूछने लगी थी कि आखिरकार आप कौन हैं और आप इस तरह से मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? देव ने एक नज़र आस्था की ओर देखा, फिर बड़े ही पोलाइट तरीके से उसने अपना सर झुका दिया। आखिरकार उसकी लेडी बॉस उसके सामने थी, तो उसके सामने भला वो अपना सर कैसे उठा सकता था? फिर वह आस्था की ओर देखकर कहने लगा, मैम इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है और आप इस तरह से बाहर नहीं जा सकती है। अब जैसे ही देव ने ये बताया, आस्था हैरान हो गई और कहने लगी, घर पर कोई नहीं है मतलब? अभी थोड़ी देर पहले तो दादाजी, आकाश जी और सुमित भैया, ध्रुव जी और साथ ही साथ आहान की भी यहाँ मौजूद थे। तो फिर कहाँ गए सब के सब? जानबूझकर आस्था ने अरमान का नाम नहीं लिया। देव मन ही मन में सोचने लगा कि मैडम ने सबके नाम तो ले लिए, लेकिन बॉस का नाम क्यों नहीं लिया? लेकिन खैर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और कहने लगा, जी वह एक्चुअली मैडम दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं और सभी उन्हीं के साथ गए हैं। अब जैसे ही आस्था ने ये सुना, वह पूरी तरह से घबरा गई और कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है दादाजी को? कौन से हॉस्पिटल लेकर गए? मुझे अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल जाना है। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, देव उन्हें मना करते हुए कहा, सॉरी मैडम, लेकिन अरमान सर ने सख्त इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप घर से बाहर नहीं जा सकती है। तब आस्था ने गुस्से से कहा, नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल जाना है। दादा जी को देखने लिए मतलब मुझे हॉस्पिटल जाना है। अगर किसी को किसी तरह की कोई मदद की जरूरत होती थी तो वह बिना सोचे समझे आगे बढ़कर सबकी मदद किया करती थी, लेकिन यहाँ तो उसके दादा ससुर की बात थी, तो भला वो कैसे पीछे रह सकती थी? क्योंकि जब से उसे घर में आई थी, केवल दादा जी ही थे जिसने सबसे ज्यादा प्यार और विश्वास आस्था पर दिखाया था। इस तरह से दादाजी की तबीयत के बारे सुनकर आस्था काफी ज्यादा बेचैन हो गई। इसलिए आस्था ने जल्दी से देव से कहा, देखिए अगर आप मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाना चाहते हैं तो मैं अकेले चले जाऊंगी। ऐसा कहकर आस्था ने देव का हाथ हटाते हुए आगे की ओर जाने लगी। अब देव पूरी तरह से मजबूर हो गया, लेकिन वो इस तरह से आस्था को अकेले नहीं तो जाने दे सकता था। तो इसीलिए देव ने आस्था से कहा, रुकिए मैडम, आप इस तरह से अकेले बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल ही जाना चाहती है तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। जैसे ही देव ने ये कहा, आस्था ने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और देव के साथ जल्दी ही आस्था भी अस्पताल की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर दादाजी को एक बार फिर हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने ये बात सबको दी थी। जैसे ही अरमान ने दादा जी के दूसरे हार्ट अटैक के बारे में सुना तो वह बहुत परेशान हो गया था और कहीं ना कहीं वो इसका जिम्मेदार पूरी तरह से आस्था को ही मान रहा था। ना तो आस्था को वहां इस तरह से देखता और ना ही वो गुस्से से अपना कंट्रोल खोता, ना दादाजी अरमान की ऐसी हालत देखकर एक बार फिर सदमे में जाते। इतना सब सोचकर अरमान का गुस्सा आस्था पर और भी ज्यादा बढ़ गया था। तभी ध्रुव, जो कि उस वक्त दादा जी के साथ मौजूद था, वह नम आंखों के साथ बाहर आया और अरमान की ओर देखकर कहने लगा, दादाजी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरमान ब्रो, मैंने आपसे पहले ही कहा था
दादाजी को जब पहले हार्ट अटैक आया था, उसी वक्त हमें दादाजी का ख्याल रखना चाहिए था। दादाजी को हर वक्त प्रॉब्लम और स्ट्रेस से दूर रखना होगा, तभी उनकी तबीयत में सुधार हो सकता है। लेकिन आज फिर से दादाजी को दूसरा हार्ट अटैक आया है और मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर दादाजी को एक बार फिर हार्ट अटैक आया तो मुझे नहीं लगता कि इस बार हम उन्हें बचा पाएंगे। अब जैसे ही ध्रुव ने ये सब कहा, अरमान ने तुरंत अपना कंट्रोल खो दिया और तुरंत ध्रुव का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा, क्या तू पागल हो गया है? तू हमारे दादाजी के बारे में बात कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? चाहे कुछ भी हो जाए, दादा जी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं। ध्रुव, ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो, समझे तुम? तभी आकाश सुमित आगे आए। दोनों ने मिलकर अरमान से ध्रुव का गिरेबान छुड़ाने लगे। तब ध्रुव भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया और कहने लगा, हर बार दादा जी की तबीयत सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से खराब होती है अरमान भाई, आप चाहे माने या ना माने। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अरमान ने तुरंत उसका कॉलेज छोड़ दिया और वो उस रूम से निकलकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलता हुआ एक शांत जगह पर जाकर खड़ा हो गया। उस वक्त वो थोड़ा सा टूटा हुआ था। वहीं आकाश और सुमित कहने लगे, ध्रुव तुम्हें अरमान से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो कितना ज्यादा इमोशनल है। वेल तभी उन दिनों की नजर आहान पर पड़ी, जो अभी तक सदमे की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो तीनों अच्छी तरह से जानते थे कि उन सब में से आहान सबसे ज्यादा कमजोर है और किसी की जरा सी चोट और दुख देखकर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी आकाश और सुमित दोनों आहान को लेकर बाहर चले गए और उसे समझाने की कोशिश करने लगे कि उसे इस तरह से छोटी छोटी बातों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर वो इस तरह से दादाजी के सामने गुमसुम रहेगा तो दादाजी को भी काफी ज्यादा बुरा लग सकता है। तो तुम्हें थोड़ी बहुत अपने अंदर डेयरिंग और हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस तरह से वो दोनों आहान को दिलासा देने के साथ साथ समझाने लगे। ध्रुव दादाजी के साथ रुक गया था। वही अरमान आंखें बंद करके दादाजी के पहले हार्ट अटैक के बारे में सोचने लगा। दादाजी का जब पहले हार्ट अटैक आया था, अरमान बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो अपने दादाजी को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता था। वैसे भी उसकी जिंदगी में कोई और रिश्ते नाते नहीं थे, केवल उसके दोस्त और दादाजी, यही सब उसकी फैमिली थी। तब दादा जी ने उससे शादी करने के लिए बोला था। उस वक्त अरमान तो बस जल्द से जल्द दादाजी को ठीक होते हुए देखना चाहता था, तो इसीलिए उसने दादाजी से शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। लेकिन उसने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि वो चाहे तो किसी भी लड़की से उसकी शादी करवा सकते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होनी चाहिए। दादाजी एक पल को तो उसकी इस तरह की शर्त सुनकर हैरान और परेशान हो गए, लेकिन फिलहाल उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके पोते ने शादी के लिए हाँ कह दिया है। तो इसीलिए उन्होंने अपने ऑफिस में काम करने वाले मनोज की बेटी प्रियंका को अरमान के लिए चुना था। प्रियंका ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, हल्के से सांवले रंग की थी, इसीलिए अरमान ने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। लेकिन अब जैसे ही अरमान को इस बात के बारे में पता चला कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से हुई है, तो इस वक्त उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि आस्था की खूबसूरती उसकी आंखों में चुभने लगी थी। वेल अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे आस्था दिखाई दे गई। पहले तो अरमान को ये लगाकर शायद वो आस्था के बारे में सोच रहा है, इसलिए आस्था उसे दिखाई दे रही है, लेकिन जब उसने आस्था के ठीक पीछे देव को आते हुए देखा तो उसे यकीन हो चुका था ये उसका वहम नहीं है और वाकई आस्था यहाँ आ रही है। अरमान ने गुस्से से अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया, क्योंकि वो आस्था को बिल्कुल भी वहां नहीं देखना चाहता था। लेकिन आस्था तो उस वक्त दादा जी की फिक्र में दौड़ते चली आ रही थी, उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। लेकिन अरमान तुरंत उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। आस्था जो कि उस वक्त काफी तेजी से चलते हुए दादाजी के रूम की तरफ जा रही थी, अचानक से वो किसी से बड़ी बुरी तरह से टकरा गई। उसे ऐसा लगने लगा मानो कि उसका सर किसी पत्थर से या किसी दीवार से टकरा गया हो। तब आस्था ने जैसे ही आंखें खोलकर अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखा तो उसके होंठ बुरी तरह से कांपने लगे, क्योंकि उसके सामने इस वक्त अरमान सिंघानिया खड़ा हुआ था।
अरमान गुस्से से लाल आंखों के साथ आस्था को ही घूर रहा था और दांत पीसते हुए उसे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दादाजी की ऐसी हालत करने के बाद भी क्या तुम्हें चैन नहीं मिला कि तुम यहाँ भी चली आई? अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था के हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। वो सोचने लगी कि आखिर अरमान कहना क्या चाह रहे हैं। आखिर उसने ऐसा क्या किया है? दादा जी की हालत उसकी वजह से कैसे बिगड़ सकती है? आस्था ने खुद को थोड़ा सा कंसोल करते हुए खुद शांत किया। अरमान से कहने लगी, मुझे दादा जी से मिलना है, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाए। ऐसा कहकर जैसे ही आस्था अरमान के बराबर साइड से जाने लगी, अरमान ने झट से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, उसे सीधा उसे खींचता हुआ उस जगह ले आया जहां थोड़ी देर पहले वो खुद खड़ा हुआ था और आस्था को दीवार के सहारे लगाकर वो उस वक्त उसे आंखों में आंखों डालकर कहने लगा, डोंट यू डेयर, दादाजी के करीब जाने के बारे में सोचना भी मत। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी खूबसूरती का जाल मुझ पर और मेरे दादाजी या मेरे परिवार पर चला सकती हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारी ये खूबसूरती मुझे कभी भी रिझा नहीं पाएगी, समझी तुम? अब जैसे ही अरमान ने सीधे आस्था से इस तरह से बात की, आस्था तो आंखें हैरानी और नासमझी से फैल गई थी। उसके पास तो शब्द खत्म हो गए थे, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अपने सामने खड़े हुए इंसान को कहे तो क्या कहें, वो तो गुस्से से सिर्फ आस्था को सुनाए जा रहा था। और अरमान का ऐसा बर्ताव देखकर आस्था का पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। आस्था की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अरमान की आंखों में देख सके। तभी अचानक, इससे पहले कि अरमान आस्था को गुस्से में कुछ और सुनाता, तभी उसे पीछे से बॉडीगार्ड यानी उसके असिस्टेंट देव की आवाज सुनाई दी। जैसे ही देव की आवाज है अरमान के कानों में आई, अरमान आस्था को घूरते घूरते ही कहने लगा, यस बोलो। देव ने कहना शुरू कर दिया, बॉस दादाजी को होश आ गया है और वो आपको बुला रहे हैं। जैसे ही अरमान ने ये सुना, वो उसने एक पल में ही आस्था को छोड़ दिया और तुरंत बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ सीधा दादाजी के रूम की ओर जाने लगा। देव ने अफसोस भरी नजरों से सामने खड़ी हुई आस्था की ओर देखा और मन ही मन में सोचने लगा, ना जाने इस बेचारी लड़की का जन्म किस अशुभ घड़ी में हुआ था, जो इस जन्म में ये अरमान जैसे मॉन्स्टर की बीवी बन गई। फिर खुद को ही देव डांटने लगा कि मुझे बॉस के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर बॉस ने उसके मन की बात पढ़ ली तो उसका आज आखिरी दिन भी हो सकता है। ये सोचते हुए देव जल्दी ही वहां से खिसक गया। अरमान जल्दी से अपने दादाजी के पास गया, उनका हाथ पकड़कर उन्हें देखने लगा और इस वक्त अरमान के चेहरे पर किसी भी तरह के कोई इमोशन दिखाई नहीं दे रहा था। वह केवल अपने दादा का हाथ पकड़े हुए सपाट चेहरे के साथ दादाजी को देख रहा था। तभी दादाजी अरमान की ओर देखकर कहने लगे, अरमान तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमने जो कुछ भी डिसीजन लिया है वो शायद तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं आया है, लेकिन उसे वक्त हमारी मजबूरी थी बेटा, और अब हम दिल से आस्था बेटी को अपनी बहू मान चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि तुम आस्था बेटी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। जैसे ही दादाजी ने अरमान से आस्था के बारे में बातें की, अरमान ने फौरन अपना हाथ दादाजी के हाथ से हटा लिया और घूर कर उनकी और देखने लगा और तुरंत वहां में एक झटके से खड़ा हो गया और कहने लगा, आप मुझे उस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए कह कैसे सकते हैं? लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दादाजी, वो लड़की कभी भी मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो पाएगी। वो मुझसे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार से दूर रहेगी। भले ही वो इस वक्त यहाँ हॉस्पिटल मौजूद हैं, लेकिन मैं उसे आपको बिल्कुल देखने नहीं दूंगा। जैसे ही आकाश सुमित ने सुना आस्था यहाँ हॉस्पिटल में है, दोनों अरमान कहने लगे, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? भाभी यहाँ में आई है और तूने भाभी को बाहर रोक कर रखा हुआ है, ये क्या किया तूने? भाभी क्या सोच रही होगी तेरे बारे में? तब अरमान दोनों की बातें सुनकर घूरकर उनकी ओर देखने लगा और कहने लगा, कोई मेरे बारे क्या सोचता है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों ने ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो सब, वो लड़की तुम्हारी कुछ नहीं लगती है, समझे तुम लोग? तभी ध्रुव अचानक से दादाजी की ओर देखने लगा और फिर अरमान के पास जाकर कहने लगा, अरमान भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? और आप उनके सामने इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि
दादाजी कितने ज्यादा बीमार हैं। दादाजी गुस्से से घूरकर अरमान की ओर देखने रहे थे। फिर कहने लगे, अगर तुम अभी और इसी वक्त हमारी बहू को हमारे पास लेकर नहीं आए तो हम तुमसे हमारी चिता को अग्नि देने का अधिकार भी छीन लेंगे। अरमान ने जैसे अपने दादा की इस तरह की बातें सुनी, उसके पैर एकदम से बर्फ के जैसे जम चुके थे। वही आहान जो कि पहले से ही अपने दादा की तबीयत को लेकर सदमे में था, अब इस तरह की बातें सुनकर उसके तो चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक से उसने दौड़कर दादाजी के पैरों को पकड़ लिया, बुरी तरह से रोने लगा। कुछ पल के लिए उन सभी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। सब इमोशनल हो गए थे। इस वक्त सभी की आंखों में आंसू थे, सिवाय अरमान के, जो केवल गुस्से और लाल सुर्ख आंखों से कभी दादा को घूर रहा था तो कभी अपने दोनों दोस्तों, अपने बेवकूफ गजनन भाई को। अरमान ने अपने हाथों की 2 उंगलियों से अपने माथे पर टेप करना शुरू कर दिया। वो तो सब अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अरमान इस वक्त अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अरमान जब भी अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश किया करता था वो इसी तरह से अपने माथे पर रब किया करता था। तभी ध्रुव ने अचानक अरमान का हाथ पकड़ लिया, उसे एक तरफ कोने ले जाकर कहने लगा, अरमान भाई, इस वक्त आप दिमाग से काम लीजिए। इस वक्त दादाजी आस्था भाभी के साथ इमोशनली ज्यादा अटैच हो चुके हैं, और अगर आप इस तरह से उन्हें आस्था भाभी से दूर रहने के लिए कहेंगे या फिर आस्था भाभी को उन्हें मिलने नहीं देंगे तो इससे दादाजी की सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है और उनकी जान को खतरा हो सकता है। अगर आप वाकई दादाजी की जान बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आस्था भाभी को उनके आसपास रखना होगा। भले ही भाई आप दिल से आस्था भाभी को कबूल करें या ना करें, लेकिन दादाजी की सेहत के लिए, दादाजी को खुश रखने के लिए, उन्हें ठीक रखने के लिए आप कम से कम उनके सामने तो आस्था भाभी के साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव कर सकते हैं ना। अरमान ने जैसे ही ध्रुव की सारी बातें सुनी वो एकदम से गुस्सा हो गया और कहने लगा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? तुम मुझे एक्टिंग करने के लिए कह रहे हो? हाँ, वो भी उस लड़की के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तभी ध्रुव ने इरिटेट होते हुए अपने माथे पर हाथ मार लिया और दांत पिसते हुए कहने लगा, मैं आपको भाभी के लिए एक्टिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ अरमान भाई, मैं आपको आपके अपने दादाजी के लिए एक्टिंग करने के लिए कह रहा हूँ। इस वक्त आपके लिए सिर्फ दादाजी की सेहत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए और हम दादाजी की हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। और दादाजी की बीमारी की वजह से तो आपने शादी की थी, आप इस बात को कैसे भूल सकते हैं? मैं जानता हूँ कि शादी की सच्चाई जानकर आपको काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और इनफैक्ट आपको काफी बड़ा सदमा भी लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नफरत और गुस्से के चलते दादाजी को हमेशा हमेशा के लिए खोने का रिस्क लें। अब जैसे ही ध्रुव ने सीधे लहजे में ये सारी बातें कहीं, अरमान सोचने पर मजबूर हो गया और वह मन ही मन में सोचने लगा, अगर वो लड़की वाकई अब दादाजी की जान बचाने के लिए उसके काम आ सकती है तो वो उस लड़की इस्तेमाल जरूर करेगा। उस लड़की से किस तरह से डील करना है अब मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा। कुछ सोचते हुए अरमान जल्दी ही लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ एक बार फिर आस्था के पास जाने लगा। वहीं आस्था अरमान इस तरह के बर्ताव करने के बाद काफी हद तक कांप रही थी और वो सीधा दीवार से लगी खड़ी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। तभी अचानक से अरमान उसके पास आया और उसने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। आस्था अपनी खूबसूरत काली आंखों से अरमान की ओर देखने लगी। इस वक्त आस्था का चेहरा एक मासूम से बच्चे की तरह बड़ा ही प्यार और क्यूट सा लग रहा था। एक पल को आस्था की आंखों में आंसू देखकर अरमान का दिल में कुछ हुआ, लेकिन उसने अगले ही पल खुद को शांत कर लिया और आस्था की ओर देखकर कहने लगा, वाकई तुम मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। तुमने आते ही मेरे दादाजी पर अपना कब्जा जमा लिया। अब मेरे दादाजी मुझसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। वाकई काफी स्मार्ट हो तुम। इतने बड़े खानदान में, इतने बड़े घर में आने के बाद सबसे पहले तुमने उस इंसान को अपना निशाना बना लिया जो आसानी से तुम्हारे बहकावे में आ सकता था। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, भले ही तुमने छल कपट से मुझसे शादी कर ली हो, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है और न ही तुम कभी अरमान सिंघानिया की बीवी बन पाओगी। अरमान सिंघानिया की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझी तुम?
भले ही तुमने अपने मासूम से चेहरे का इस्तेमाल करते हुए मेरे दादाजी को फंसा लिया हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम्हारी आंखों के आंसू सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने रहेंगे। अगर भूल कर एक भी आंसू मेरे दादाजी के सामने बाहर आए तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा डालूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा, लेकिन दादाजी के सामने तुम कभी भी इस बात का पता नहीं लगने दोगी कि अरमान सिंघानिया का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कल शादी हुई है ना मेरी तुम्हारी, और आज के आज ही मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। बहुत जल्दी मैं डाइवोर्स के पेपर रेडी करवा लूंगा और जैसे ही दादाजी ठीक होंगे मैं उन्हें उसे तलाक के बारे में भी बता दूंगा। अब जैसे ही आस्था ने ये सारी बातें सुनी, उसकी रूह अंदर तक कांप गई। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी, जिसे नवेली दुल्हन की शादी को हुए अभी केवल 24 घंटे ही गुजरे थे और अभी से उसका पति उसके सामने तलाक की बात कर रहा है और साथ ही साथ उसे उसके परिवार के सामने यानी कि अपने दादाजी और उसके दोस्तों भाई के सामने खुश रहने की एक्टिंग करने के लिए कह रहा है। अब आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका पावरफुल ऑरा देखने के बाद, उसकी आंखों में देखने के बाद इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अरमान से एक बार सवाल भी कर सके कि तुम ये क्या रहे हो? तुम्हारी अभी तो मुझसे शादी हुई है, तुम भला मुझे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अरमान से किसी तरह का कोई सवाल जवाब कर सके। वो तो बस केवल अपनी हिरनी जैसी आंखों से उस घूरे जा रही थी और कहीं ना कहीं अरमान भी आस्था के इस तरह से घूरे जाने पर थोड़ा सा इरिटेट भी हो रहा था और अगले ही पल कहने लगा, अपना ये होलिया ठीक करो, तुम्हें अभी और इस वक्त दादाजी से मिलने के लिए जाना है। आस्था ने बस किसी बच्चे की तरह अपना सर हिला दिया और अपने आंसुओं को अच्छी तरह से पोंछकर वो भी अरमान के ठीक पीछे पीछे चलने लगी। आगे की स्टोरी जानने के लिए हॉटलिस्ट हस्बैंड का अगला एपिसोड सुने।